आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग युवती के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की शर्मसार घटना। मांझी परगना महाल द्वारा विशाल रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया जोरदार प्रदर्शन। सुंदरनगर रेलवे फाटक के पास रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसे घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गृह विधानसभा बरहेट के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि यह झारखंड की जनता का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी मंत्री के शासन में ही आदिवासी बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित है। यह कोई पहली घटना नहीं है, पूरे राज्य में महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस जघन्य घटना को आखिर किसके इशारे पर दबाने की कोशिश हुई। रघुवर दास ने यह भी कहा है कि जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वहीं रघुवर दास ने झारखंड के अलग अलग जिलों की हालिया घटनाओं पर जिक्र करते हुए कहा कि बोकारो के लालपनिया में आदिवासी महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने के बाद गाँव वालों ने बचाया। साहिबगंज में रूबिका पहाड़िया की निर्मम हत्या हुई। सिमडेगा, गुमला, गोंडा, खूंटी समेत राजधानी रांची हर जगह महिलाओं और बच्चियों के साथ आए दिन दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं अब आम हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार से मांग की है कि ऐसे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए। साथ ही पीड़िता को सीआरपीसी की धारा 397A और झारखंड पीड़िता सहायता योजना 2012 के तहत अविलंब 4 लाख का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। फिर एक बार शर्मसार हुई है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के सुंदर पहाड़ी, जो गोड्डा जिला के अंतर्गत आता है, विगत दिनों एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, दिल दहला देने वाली घटना है। और इस घटना को प्रशासन के द्वारा 2 दिन दबा के रखी गई है। तो झारखंड की जनता पूछती है कि किसके दबाव में प्रशासन इस घटना को सार्वजनिक नहीं कर रही थी। जब से आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज्य की गद्दी में बैठे हैं, तब से महिलाओं पर अत्याचार कम होने के जगह महिलाएं, खासकर आदिवासी महिलाएं और बच्चियों पर अत्याचार बढ़े हैं। अब झारखंड की जनता और हमारी बहनें, माताएं सशंकित है कि जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हमारी आदिवासी महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बाकी राज्यों की हालत क्या है। और बाकी राज्यों की भी हालत देखें तो कोई ऐसा दिन नहीं रहता जहां महिलाएं, खासकर हमारे, चाहे वो दुमका हो, साहेबगंज हो, रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, अभी हाल में आपने देखा लालपनिया, बोकारो में एक संथाली महिला के साथ किस तरह तालाब में नहाने के समय बलात्कार करने की कोशिश। और ये सरकार चुप है। तो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के बरहेट के विधानसभा के हमारे आदिवासी समाज, वहाँ के वोटर पूछ रहे मुख्यमंत्री से, आप चुप क्यों हो? मांझी परगना महाल ने आज एक विशाल रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपने पारंपरिक हथियार के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। वैसे यह प्रदर्शन नगर निकाय और नगर पंचायत के खिलाफ किया है। मांझी परगना महाल का आरोप है कि पंचायत इलाके में नगर निगम को या नगर परिषद को सम्मिलित नहीं किया जाए, क्योंकि कई पंचायत को काटकर नगर निगम और नगर पंचायत बनाया जा रहा है, जिससे पेशा कानून और नगर निगम कानून में टकराव की आशंका है। हालांकि इन लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि नगर निगम या नगर परिषद को पंचायत से दूर रखा जाए और पंचायत को ना तो नगर निगम में सम्मिलित किया जाए और ना ही नगर परिषद में।
हालांकि इन लोगों ने पेसा कानून का हवाला भी दिया है और कहा है कि पेसा कानून की धज्जियां सरकार उड़ा रही है। आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है। लोगों का यह भी कहना है कि हम विकास के बाधक नहीं हैं, लेकिन जहां पंचायत का इलाका है वहां पंचायत से काम किया जाए और जहां नगर निगम है वहां नगर निगम काम करे। साथ ही इन लोगों ने जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। ये नगर निगम का विरोध हो रहा है और आदिवासी क्षेत्र में जो नगर निगम का विस्तारीकरण हो रहा है इस पर रोक लगेगा। जहाँ पंचायत चुनाव होता है वहाँ नगर निगम का गठन करने का रोक लगाने के लिए। और आपको बहुत क्लियर बात बता दे रहे हैं कि पेशा कानून जो बना 1996 में वो 73 मैंने 73वां संविधान को संशोधन करना पड़ा। उसके बाद पूरे जहाँ 9 राज्य हैं जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, तो वहाँ जो है ना पंचायत चुनाव का प्रोविजन है अनुसूचित क्षेत्र में। लेकिन आपको बता दे रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में जो नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव का जो प्रावधान गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, इसमें कभी संशोधन नहीं हुआ। संविधान में 5वीं अनुसूची में कभी संशोधन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट देश का रुकना चाहिए, रुकने का मतलब नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जहाँ म्यूनिसिपल है जैसे आपका केलकटा हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, जहाँ नगर निगम वहाँ होगा। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में कभी कानून नहीं बना है तो होना नहीं चाहिए। तो कैसे ये लोग गठन कर रहा है? आपको बता रहे हैं, हम लोग RTI करके निकाले हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 1978 के झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। उसी आधार पर 2011 में जो है ना एक नगर पालिका अधिनियम बनाया गया है जो गैर कानूनी है। इसमें कानून का टसल हो रहा है। जैसे आपका जो नगर पालिका का कानून और पेशा कानून जो है एक दूसरे में टकराव हो रहा है और गैर कानूनी तरीका से आपका जो यहाँ नगर निगम का गठन किया गया है। और इसमें आपको क्लियर बात बता रहे हैं कि बिहार नगर पालिका को अंगीकृत किया है जो 1978 में को अंगीकृत किया है। तो ये जो अधिसूचना जारी होगा नगर निगम का चुनाव का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, जो भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा। उसका जो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होता है वो अधिसूचना चलेगा कि झारखंड में नगर निगम या नगर निकाय का चुनाव हो। सुंदरनगर रेलवे फाटक के सामने रेलवे की जमीन पर बसे अवैध रूप से कई घरों को रेल प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाकर तोड़ा और अतिक्रमण मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि रेल प्रशासन के द्वारा 27 घरों को तोड़ा जा रहा है जो रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसे थे। इस जगह पर रेलवे का कुछ काम होना है जिसको लेकर रेलवे ने आज बुलडोजर चलाकर पूरा अतिक्रमण को मुक्त कराया। लोगों ने कहा कि पिछले 20 से 25 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे थे और आज रेल प्रशासन ने घर और दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। हम लोगों को नोटिस मिला था, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? समस्या ये कि रोजगार यही था, ही खाना पीना यही से सब चीज़ होता था। अब यहाँ तोड़ दिया, इसका बस यार कहाँ जाएंगे? अगला सरकार भी कुछ व्यवस्था दिया नहीं, क्या कर सकते हैं? कोई सुन करीबन 30-35 साल हो गए यहाँ पर। नहीं अभी तो फिलहाल कम से कम 10-12 घर तोड़ा जा रहा है। तो दुकानदारी रोज से चल रहा था, उसके बाद हम लोग 25-30 साल रह रहे थे ये पर। अभी दुकान तोड़ दिया, अभी हम लोग क्या व्यवस्था है? अच्छा, नशा से समाज और परिवार परेशानी में रहता है। नशा के खिलाफ आज उपायुक्त कार्यालय से एक जागरूकता रथ को रवाना किया। जमशेदपुर के उपायुक्त ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैसे यह रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी इलाकों में भ्रमण करेगा और लोगों को नशा से होने वाली बीमारी और परेशानी के बारे में जानकारी देगा। आपको बता दें कि 2 सप्ताह तक चलने वाला इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी भरपूर सहयोग कर रही हैं। हालांकि उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया है कि युवा पीढ़ी नशा से दूर रहे और यह तभी हो सकता है जब सभी लोग जागरूक होंगे। बेसिकली ये झारखंड सरकार के निर्देशानुसार ये अभियान स्टार्ट किया गया है जो अगले 2 सप्ताह तक चलेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्रग्स की समस्या खास करके जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनके लिए बहुत गंभीर है और इसके 2 पक्ष हैं। एक तो जो इसका क्राइम वाला पार्ट है जिसको प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार इस पर रोकथाम की जा रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष अवेयरनेस से रिलेटेड भी है। हर परिवार को, हर व्यक्ति को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि ड्रग्स के यूज़ के जो इल इफेक्ट्स हैं वो क्या है। तो जो क्राइम वाला पार्ट इसका है उसके लिए पुलिस और प्रशासन लगातार लगी हुई है, परंतु जो जागरूकता वाला पार्ट है, अवेयरनेस वाला पार्ट है, वो इन जो 4 रथों को आज रवाना किया गया है इसके माध्यम से, और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयर करने का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के
पराक्रम को सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली। भाजपा नेता पप्पू वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चांडिल डैम रोड स्थित पोस्ट ऑफिस के सामने से भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हुए चांडिल में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के पराक्रम को सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिलचिलाती धूप में भी हजारों की तादाद में शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए देश के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया। वहीं रैली के दौरान देश प्रेम से ओतप्रोत कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे नारों से चांडिल को देशभक्ति माहौल में बदल दिया। वहीं तिरंगा यात्रा के सफल समापन के उपरांत भाजपा नेता पप्पू वर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की नई तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे भारत के लोगों ने अपने सैनिकों का पराक्रम देखा है। पहले आतंकवादी हमले पर देशवासी केवल मोमबत्ती और दिया लेकर जुलूस निकालते थे, लेकिन अब देश अपने सैनिकों के पराक्रम को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। डैम रोड में विशाल तिरंगा झंडा का कार्यक्रम आयोजित की गई थी और जिस तरह से लोगों का स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी आप लोग भी देखे, हजारों हजार की संख्या में आज महिला पुरुष इस बात को समर्थन करने के लिए जुटे कि आज ये बदलता भारत है। यही भारत में हुआ करता था जब आतंकी घटनाएं आज से 15 साल पहले, तो हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाते थे, मोमबत्ती और दिया जलाते थे और उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। मगर ये नया भारत है। आज भारत के पराक्रमी सैनिक और इस पराक्रमी तेजस्वी हमारे देश के कर्णधार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हम लोगों ने आज सीखा, ये देखा कि किस तरह घुस के हम लोग मारने का भी भारत हिंदुस्तान ताकत रखता है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत डाक विभाग द्वारा बिष्टुपुर स्थित डाक कार्यालय में पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित कर रखना है। पर्यावरण पर संकट गहरा होता जा रहा है। अगर वृक्ष नहीं रहे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और उसका परिणाम आम लोगों पर पड़ेगा। वहीं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ डाकपाल सुधीर कुमार सहित डाक विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने प्रण लिया कि एक वृक्ष जरूर अपनी मां के नाम लगाएंगे। जमशेदपुर प्रधान डाकघर के जो स्टाफ क्वार्टर है उसके प्रांगण में हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम के तहत कुछ पौधारोपण किया है और ये जो है पर्यावरण का दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है तथा हम लोग जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी इसको ले रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम जो है हम लोग भविष्य में और भी ऑर्गेनाइज करेंगे। K2 बॉयज क्लब द्वारा ट्यूब कॉलोनी बारीडी रामेचा पूजा मैदान में 2 दिवसीय फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 46 टीम ने हिस्सा लिया था, जिसका विनर K2 बॉयज हुआ और रनर अप BHBC2 बागुनहातू की टीम हुई। इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज 10,000 और ट्रॉफी तथा सेकंड प्राइज 6,000 और ट्रॉफी था। इस टूर्नामेंट में अतिथि के तौर पर क्रिकेटर सौरभ तिवारी, शिवशंकर सिंह और धर्मेंद्र सोनकर मौजूद थे। K2 बॉयज क्लब के द्वारा मैच का आयोजन बारीडी में किया गया है और तमाम लोग यहाँ जितने भी बच्चे हैं, युवा है, स्पोर्ट्समैन हैं, आज यहाँ पे आए हैं। आज फाइनल मैच का आयोजन किया गया है और देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज के स्थिति में जो युवा नशे के दुनिया में है, लोग मोबाइल के दुनिया में है, उसी बीच से ऐसे भी युवा साथी हैं जो स्पोर्ट्स में हैं और क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि युवा आज मैदान से देखिए लुप्त हो गए। हम लोग के वक्त ऐसा था कि रात दिन मैदान में लगता था कि लोगों का जमड़ा, हम लोग खेलने के लिए लड़ते थे। आज मैदान वीरान पड़ा है, खेलने के लिए बच्चे नहीं है। उसी बीच ऐसे युवा आज मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। मैं उस संस्था का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मैच का आयोजन किया है। ये मैच में 46 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। शहर में पहली बार सुपर मॉम जमशेदपुर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं न सिर्फ रैंप पर चलेंगी बल्कि अपने आत्मविश्वास, कला, व्यक्तित्व और रचनात्मकता को मंच पर प्रदर्शित करेंगी। अब तक मिस इंडिया, मिस झारखंड, मिस जमशेदपुर जैसे सौंदर्य प्रतियोगिताओं में युवतियों को मंच मिलता रहा है, लेकिन अब जमशेदपुर की माएँ भी अपने अंदर छुपी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सकेंगी।
शहर में पहली बार सुपर मॉम जमशेदपुर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 15 जून 2025 को गोलमुरी स्थित होटल विवांता में आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन बो एंड एरो पिक्चर्स और होटल विवांता के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, जिनकी मौजूदगी महिलाओं के हौसले को नई उड़ान देगी। आयोजनकर्ताओं के अनुसार 50 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब भी जारी है। प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसकी विजेता को ट्रॉफी के साथ साथ विभिन्न फिल्म, फैशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विशेष अवसर भी दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के प्रतिष्ठित फैशन और सिनेमा जगत की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी, जो प्रतिभागियों का मूल्यांकन करेंगी। आयोजक बो एंड एरो पिक्चर्स के अनुसार हर साल महिलाएं केवल दर्शक बनकर मंच देखती हैं, लेकिन इस बार उन्हें खुद मंच पर आने का अवसर दिया जा रहा है। यह प्रतियोगिता केवल एक इवेंट नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का उत्सव है। पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हैं। और आप सब जानते, सारा विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिस देश को भारत माता कहा जाता है। हाँ, हम मातृभूमि कहते हैं और कोई देश में नहीं। तो ये जो है कि महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को प्रतिभा का दिखाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, ये सब के लिए सुपर मॉम एक कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। इसमें 4 ग्रुप हैं। एक है 20 से 30 साल, एक है 31 से 40 और एक है 41 to 55, 3 ग्रुप। और इस ग्रुप के महिलाएं शादीशुदा पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें बहुत सारा कैटेगरीज हैं, जैसे कोई टॉलेस्ट है, किसी का बाल बहुत लंबा है, किसी का स्किन अच्छा है, किसी का आंखें सुंदर है, कोई अच्छा टैलेंटेड है। तो इस तरह से बहुत सारा कैटेगरी है। इसमें रैंप वॉक तो मस्ट, वो तो रहेगा ही। तो ये सब जांच करके हम और हमारे साथ वंदना, हम लोग दोनों इसमें जज की भूमिका में रहेंगे। पूर्वी घोष मैं हूँ, सामाजिक और सांस्कृतिक कर्ता, और तारकेश्वर राव और विवांता ये होटल, ये दोनों मिल के, तारकेश्वर राव का जो संस्था है वो एंड एरो पिक्चर्स, उनके साथ विवांता टाई अप करके एक कार्यक्रम हो रहा। ये 15 तारीख को हमारा जमशेदपुर में ये विवांता होटल इसी में होगा। पहले तो मेरा नाम हुआ पी वंदना, पेंडकोटा वंदना, मिसेस इंडिया कोई वर्ल्ड 2019। तो 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अभी फैशन मॉडलिंग और बहुत सारा ग्रूमिंग एंड बहुत डांसेस, लेडीज़ को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आज के डेट पे क्या है ना, लेडीज़ लोग बहुत घर पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मंच उनको चाहिए। और मुझे लगता है सुपर मॉम्स पे अच्छा मंच उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि जमशेदपुर में ये पहली बार आपने सुना होगा कि ऐसा कुछ मंच माँ, वुमेन, लेडी के लिए आ रहा है। तो मुझे लगता है बहुत खुलकर उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने का मौका उन्हें मिलेगा एंड बहुत अच्छा मंच है। स्पेशली अगर कुछ अच्छा है ना, तो बहुत अच्छा यहाँ पर उनको एक्सप्लोरेशन मिलने वाला है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि देखिए, बहुत लोग आज भी टैलेंटेड है जमशेदपुर के लोग, लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ये मंच उन्हीं के लिए है। किसी तरह अगर थोड़ा सा भी एक कॉन्फिडेंट है, तो अगर थोड़ा सा पुश करके अपने आप को आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ फिर यहाँ से उनको मिलने वाला है। एज कैटेगरी इज 20 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जमशेदपुर रेडियल सोसाइटी के अध्यक्ष वाई ईश्वर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूर्व सदस्य के गुरुनाथ राव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आगामी 15 जून को प्रस्तावित चुनाव को असंवैधानिक करार दिया है। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कार्यकारिणी पूरी तरह सक्रिय और वैध है तथा गुरुनाथ राव द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियां का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुनाथ राव ने अधिकारियों को गलत जानकारी देकर जांच करवाई, जिसमें उन्होंने सोसाइटी के संविधान की प्रतियों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। वाई ईश्वर राव ने बताया कि इस मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत दर्ज की गई है और इस जांच रिपोर्ट के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील भी की गई है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जिन बिंदुओं का उल्लेख है वे सोसाइटी के बायलॉज से मेल नहीं खाते। उन्होंने यह भी दोहराया कि गुरुनाथ राव को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निष्कासित किया गया है और उनके द्वारा की गई एजीएम अवैध है। वहीं ईश्वर राव ने सवाल उठाया कि गुरुनाथ राव बिना आम सभा और बिना विधिवत सूचना के चुनाव की घोषणा क्यों कर रहे हैं। यह संविधान के विरुद्ध है और सोसाइटी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कोई आदेश कार्यकारिणी को प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गुरुनाथ राव का दावा आधारहीन है।
अंत में अध्यक्ष ने सभी आजीवन सदस्यों से अपील की कि वे अफवाहों में न आए और संगठन की एकता बनाए रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम लोग 6 तारीख को भी किए थे यहाँ पर। उसके बाद 9 तारीख को इसलिए बोले कि आज मैडम एसडीओ मैडम से मिलने का था और जो इंक्वायरी ऑफिसर जो रिपोर्ट एक बना के दिए थे अपना जो ऑब्जर्वेशंस, उस ऑब्जर्वेशन का जवाब हमने दिया मैडम को। मैडम देखी हैं, देखने के बाद मैडम बोली कि ठीक है अभी हम इसका कुछ भी नहीं बोल सकते। 13 तारीख को इसी महीना 13 जून को मैडम फिर से मीटिंग कॉल करेगी और अपना जो भी है जवाब देगी। चुनाव के लिए क्या? चुनाव के लिए क्या? चुनाव के बारे में मैडम ने कुछ भी नहीं बोला। हमने बात उठाया था चुनाव के बारे में, तो चुनाव के बारे में कोई अपना कमेंट्स नहीं दी। और उसके बाद में जब वो बोल रहे हैं कि अभी तक हम डिसीजन नहीं लिए हैं, तो चुनाव कैसे होगा? चुनाव कैसे होगा? 13 तारीख को बुलाएंगे तो 12 तारीख को चुनाव हो जाएगा क्या? पता नहीं होता। और हम लोग ने हाई कोर्ट में जो है ऑलरेडी रिट पिटीशन फाइल कर दिया है, जो कि उसका जो है उसका बारे में भी मैडम को अलग से चिट्ठी दे दी हम लोग। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।